रहीम। मोहतरम अल्ताफ़ वानी साहब, बहुत शुक्रिया कि कोविड की इस सूरत हाल के बावजूद आप ऐसी महफ़िलें मुनक्कद करते हैं कि जिसमें हमारे जो सोचने समझने वाली शख्सियात हैं या इस तहरीक से वाबस्ता जो लोग हैं, वो अपने-अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। हर बंदे की एजुकेशन होती है, बिलख़ुसूस हम जैसे जो इस तहरीक और इस तारीख़ के तालिब इल्म हैं, हमारी तो बड़ी एजुकेशन होती रहती है ऐसे सेमिनार से और ऐसी महाफ़िल से। आप ने ये प्रोग्राम रखा तो 32 साल, 30 साल पीछे पहुँचा दिया ज़हनी तौर पर हमें। यादों के उस दरीचे से आज हम उस दिन को देख रहे हैं कि जब हमने पीटीवी पे यहाँ मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद फ़ारूक साहब की शहादत की खबर सुनी। आप उस वक़्त जिस तारीख़ को बनाने के लिए आप हैं, सैयद यूसुफ़ नसीम साहब हैं, सब याद है मुझे ज़रा-ज़रा। हसनुल बन्ना साहब हैं, परवेज़ शाह साहब हैं या डॉक्टर फ़ाई साहब जो इस महफ़िल में मौजूद नहीं हैं। जब इस तहरीक को, तारीख़ को बनाने आप चले, तो हम इरशाद महमूद साहब और मुझ जैसे तालिब इल्म जो थे, हम इस तारीख़ का एक गवाही देने के लिए और उसको लिखने के लिए और उससे वाबस्ता रहने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए इस तहरीक से वाबस्ता हुए और आज सब लोग हम अपने उसी मकाम पे खड़े हैं जहाँ हमने ये आगाज़ किया था। तो मीर वाइज़ साहब और अब्दुल गनी लोन साहब की शख्सियत के बारे में बहुत तफ़सील से बात हुई कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। हर हमारे मेहमान ने इतने अच्छे अंदाज़ से गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ कि बाकी कहने को कुछ नहीं रहा। लेकिन वही बात है कि चूँकि एक तालिब इल्म का हमारा एक किरदार था, है और रहेगा एक तालिब इल्म की हैसियत से जिस तारीख़ को आप लोग बनाने चले हैं या बना रहे हैं या हमारे कश्मीर के लोग शुहदा कायदीन बना रहे हैं, हम उस तहरीक के तालिब इल्म हैं। तो हमने कैसे इसको देखा, इन शख्सियात को कैसे इनको जायज़ा लिया, इनकी तहकीक की। मैं सिर्फ़ ये बात करूँगा कि मीर वाइज़ साहब का जो घराना था, बड़ा मोहतरम और मोतबर घराना था। श्रीनगर के शहर में उनकी वही हैसियत थी, बल्कि पूरी जो वैली के अंदर की जो एक वेटिकन सिटी में पोप को होती है, एक चूँकि हमारा एक डिवाइडेड फैमिलीज़ के साथ ताल्लुक होने की वजह से जो डायनेस्टी है काज़ीज़ की दिलना से, वो हमेशा से प्री पार्टीशन जो है वो मीर वाइज़ घराने के साथ रहा है। पॉलिटिकली भी उनकी अलाइनमेंट रही है और सियासी तौर पर और मज़हबी तौर पर भी रही है। तो ये असरात हमने अपने घर में देखे, हमने बड़े अपने बुज़ुर्गों को बहुत मुतक़िद देखा और बहुत उनका एहतराम करने वाला देखा, मीर वाइज़ ख़ानदान का। कश्मीर के इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से, कश्मीर की शनाख्त के हवाले से उनका जो किरदार था उसका मोतरफ़ पाया और फिर चूँकि वो एक मख़सूस पॉलिटिकल डायनेस्टी का जिसका ज़िक्र परवेज़ शाह साहब ने भी किया कि 2 सोचें थी, चूँकि वो उस सोच का हिस्सा थे, तो उसके असरात हमने हमेशा बचपन से ही अपने गिरदोपेश महसूस किए और उनको समझा। और ये जो मीर वाइज़ घराना था, इनके जो असरात हैं, वो हमारे दाएँ-बाएँ हमेशा से रहे। इसी तरह फिर एक और हवाला था कि हमारे जो ससुर थे, उन्होंने श्रीनगर में उस इलाके में तालीम हासिल की जो मीर वाइज़ साहब का था। वहीं वो उड़ी से श्रीनगर जाके वो तालीम हासिल करते थे और जिस तरह उस ज़माने में एक रिवाज होता था कि वो किसी घर में बैठ के वहाँ तालीम हासिल करते थे। तो ये मीर वाइज़ ख़ानदान का बड़ा करीबी और मुतक़िद घराना था जहाँ उन्होंने हासिल की और मीर वाइज़ साहब के तालीमी इदारों में हासिल की। तो उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि इन इदारों ने अंजुमन जो नुसरतुल इस्लाम है, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम, उन्होंने किस तरह की नस्ल उस वक़्त तैयार की। एक इंतहाई मुहिब्बे वतन, इस्लाम से मोहब्बत करने वाली, अपनी इक़दार से मोहब्बत करने वाली एक नस्ल तैयार की और ये विरसा वो आगे से आगे मुंतकिल करते रहे और आज तक चला आ रहा है। मीर वाइज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब की जो तकारीर हैं, श्रीनगर रेडियो से हम बचपन से सुनते थे, चूँकि हमारे घर में अक्सर ही श्रीनगर रेडियो सुना जाता था। तो ये सारे एक वो असरात हैं कि जिनका हम एतराफ़ ना करें तो शायद बात मुकम्मल ही नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा घराना है
کہ جس کشمیر کے اسلامی تشخص پر اب 5 اگست کو فیصلہ کن وار کرنے کی کوشش کی ہے، جس کشمیر کی شناخت کو چھیننے کی کوشش کی ہے نریندر مودی اور بھارت کے انتہا پسندوں نے، اس شناخت کو یہاں تک پہنچانے میں، بحال رکھنے میں، برقرار رکھنے میں، ان کی آنکھوں کا خار بنائے رکھنے میں میر وائس گھرانے کا میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے کشمیر کی اسلامی شناخت کو، اس کے تشخص کو، اس کے جو ایک مسلم عہد سے اس کی جو ایک وابستگی ہے اس کو زندہ رکھنے میں بڑا قریبی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے انہوں نے۔ پھر جب بھی سیاست میں، سیاسی میدان میں قوم کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو میر وائز، مولوی محمد یوسف شاہ صاحب جیسی شخصیت اپنی پوری ڈائنیسٹی کو، اپنا پورا نظام کو، جس کو آپ نے زیادہ غور سے اور قریب سے دیکھا ہے، اس کو چھوڑ کر وہ ایک مہاجرت کی زندگی گزارنے آئے، اسرت اور تنگ دستی کی زندگی گزارنے کے لیے آئے اور سنت نبوی پہ انہوں نے عمل کیا۔ تو اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت قوم کی قیادت کرنا اور قوم کی رہنمائی کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہاں رہ کے انہوں نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد جب منہ مبارک کی تحریک چلی جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، تو جب قوم کو اس وقت ضرورت پڑی رہنمائی کی تو یہی گھرانہ آگے لیڈ کرنے کے لیے آگے آیا، قیادت کرنے کے لیے آیا۔ تو اس طرح اس گھرانے کا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ سے اور کشمیر کی اسلامی تاریخ سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بڑا ایک قریبی اور رول ہے، تعلق ہے کشمیر کی تاریخ سے، کشمیر کے اسلامی تشخص سے۔ اور میر وائز مولوی محمد فاروق صاحب اسی سوچ کی، اسی حلقہ اثر کی قیادت اور نمائندگی کر رہے تھے، اور ان کو شہید کیے جانے کے کیا مقاصد تھے؟ جگموہن کا دور تھا اور ایک جبر و ستم کا دور تھا، اور جب وہ اعلانیہ طور پہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمانوں پر قیامت ڈھا رہا ہوں، کئی لوگ اسی وقت سے، اسی دور سے ہم نے صحافت کا آغاز کیا، تو جب وہاں سے قافلے آتے تھے، لوگ آتے تھے، تو ہم کاغذ اور پینسل لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے تھے معلومات کرنے، اپنی پروفیشنل ضروریات کے لیے بھی اور اپنی ایک ذاتی دلچسپی کی وجہ سے۔ تو اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہاں اس وقت یہ عام افواہ چل رہی ہے کہ جگموہن کوئی بہت بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے، وہ فضائی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے پنڈتوں کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے۔ تو ایسا ایک ظالم شخص کے دور میں میر وائز صاحب کی مظلومانہ شہادت، اس کے بلا شبہ وہی مقاصد تھے کہ اس تحریک کو یا تو انتشار کا شکار کیا جائے، خانہ جنگی کا شکار کیا جائے، شکوک و شبہات کی زد میں لایا جائے، ہر آدمی دوسرے کو مشکوک سمجھنے لگے اور ہر آدمی دوسرے پر جو ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے اور اعتماد کرنا چھوڑ دے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو جبر کی طاقتیں ہوتی ہیں، جو استحصالی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا وتیرہ اور طریقہ کار ہوتا ہے، ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ان کے حربے اور ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے حوصلے توڑنے کے لیے، معاشروں کو وہ فساد میں اور انتشار میں مبتلا کرنے، آمادہ بغاوت جو معاشرے ہوتے ہیں، جہاں شورش ہوتی ہے، یورش ہوتی ہے، وہاں وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتے ہیں۔ میر وائز صاحب کے جو قاتل ہیں، ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے اور وہ سامنے ان کا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن میر وائز صاحب کی قربانی نے کشمیر سے اس ظالم اور جابر حکمران کے جو اقتدار ہیں اس کو کمزور کیا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ ہم اس پہ رپورٹ بھی کرتے رہے لمحہ بلمحہ، جگموہن کا اقتدار زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ یہ میر وائز صاحب کی شہادت اور میر وائز صاحب کے جنازے پر ہونے والی جو ایک کارروائی تھی جس کے نتیجے میں درجنوں افراد مزید شہید ہوئے، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طاقت تھی، ان کی شہادت اور ان کے خون کی قربانی تھی کہ کم از کم کشمیریوں کے سر سے یہ ایک جلاد صفت جو چراغ بیگ کی ایک دوسری شکل تھی، ایک ہندو مانا قسم کی شکل تھی، اس کا سایہ کشمیریوں کے سر سے ہٹ گیا۔ اسی طرح جو عبدالغنی لون صاحب ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا ہمارا کوئی زیادہ تعلق تو نہیں تھا۔ جب ایک 2000 میں ایک میرے فرسٹ کزن سید الیاس بخاری صاحب جب آئے تو یوسف نسیم صاحب کے بڑے قریبی تھے، وہ کلوز ان کے دوست ہیں اور دونوں پیپلز کانفرنس میں رہ چکے ہیں لون صاحب کی شاگردی میں۔ تو انہوں نے لون صاحب کی شخصیات کی کئی جہات، ان کی جرت اور بہادری کے کئی قصے اور افسانے ہمیں سنائے کہ ہم بے ساختہ ہمیں اس شخصیت کے ساتھ ایک محبت ہو گئی اور اس شخصیت کو تحقیق کرنے کا ایک شوق بھی ہمیں چرایا کہ ہم دیکھیں کہ اگر ایک اس نوعیت کا اور اس سطح کا ذہنی سطح کا انٹلیکچوئل آدمی
और अगर ये उनका इस हद तक मुअतरफ़ है और उनको एक साहिब बसीरत सियासतदान समझता है, तो हमें इसका जायज़ा लेना चाहिए। फिर कुदरती 1 साल के बाद लोन साहब खुद यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके खताबात सुनने का मौका मिला, रिपोर्ट करने का, लिखने का मौका मिला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्टेट गेस्ट हाउस में यहाँ हुई, उसमें ग़ालिबन आप भी हुए होंगे या यूसुफ नसीम साहब तो लाज़मी उसका हिस्सा हुए होंगे। तो बड़े एक उनकी जो एक ज़हनी सोच और साख़्त और सतह जाँचने के लिए एक बड़ा ज़ुमानी और गहरा किस्म का सवाल मुझे याद है मैंने उनसे किया। तो लोन साहब ने एक बहुत ज़हीन शख़्स की मैंने तो बड़ी तैयारी के साथ किया था। तो लोन साहब ने एक बहुत ही ज़हीन शख्सियत की हैसियत से उसका जवाब दिया, ऐसे ही कि जैसे किसी गेंद का जो है उसका जवाब दिया जाता है, बड़े एक माहिर खिलाड़ी देता है। तो मैं वाक़ई उनकी शख्सियत का, उनकी ज़हानत का कायल हुआ। तो ये एक रिवाज होता है जो मुआशरे अ, इस कैफ़ियत से गुज़र रहे हों, वहाँ ज़हीन आदमी को जो पहले भी हमारे मेहरबानों ने ज़िक्र किया, तो एक ज़हीन आदमी को कायदाना सलाहियत रखने वाले आदमी को, जुर्रत और बहादुरी की अलामत बनकर रहने वाले आदमी को वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता। लोन साहब की एक और जो खूबी है कि वो जिस इलाके से थे और जिस हल्क़ाए असर की वो नुमाइंदगी करते थे या हल्क़ाए इंतखाब की नुमाइंदगी करते थे, वो कंट्रोल लाइन के करीब-करीब का इलाका था और वो भी बड़े दबे हुए मुश्किल हालात का शिकार लोग थे। उनको शुकूक व शुबहात का शिकार किया जाता था, समझा जाता था मुख्तलिफ हवालों से। तो उस इलाके से उठकर उन्होंने बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में बड़े पुरजोश अंदाज़ में उनकी नुमाइंदगी की और एक एतमाद दिया, जो उनमें एतमाद कम किया जा रहा था कि सिवाय इसके कि उसमें उनका कोई कसूर नहीं था कि एक खूनी लकीर ने उनको एक उस लकीर के किनारे पे खड़ा किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े वो शख्सियात थी कि जो तारीख़ का धारा बदलती हैं, जो तारीख़ के धारे पे सवारी करती हैं, जो अवाम के मकबूल जज़्बात को मोड़ने और उनको सुनने की का जो है उनकी ताब भी रखती हैं और उससे फ़ायदा भी उठाती हैं। तो कश्मीर की जो शख्सियात हैं, ये वो जानी-पहचानी शख्सियात हैं कि जो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, मंज़र पे होती हैं। सच्ची बात है कि ये सारी कौम ही शहीदों की कौम है, ये गाज़ियों की कौम है। इसने मुहावरे बदल दिए, इसने तारीख़ का धारा बदल दिया, इसने सोच के ज़ाविये और अंदाज़ ही बदल दिए हैं। इसके एक आम मामूली से एक लड़के ने पूरी तारीख़ का धारा बदल दिया। तारीख़ से अब आपको मुहावरे निकालने पड़ते हैं, आपको अफ़साने और किस्से जो है वो मतरूक करने पड़ते हैं। हत्ता कि आपको तरानों से भी आपको तरमीम और उनमें से तरमीम व इज़ाफ़ा करना पड़ता है कि तुम भी उठो अहले वादी जैसे तराने में से आपको चीज़ें हज़फ करनी पड़ती हैं। ये होती है एक कौम। इस कौम के इस पोटेंशियल को हम जो है मैं अफ़सोस के साथ ये कहूँगा हम इसको पूरी तरह नहीं समझते। हमें हमेशा खुद एहतसाबी के नाम पे या हमारी एक आदत है, फ़ितरत सानिया है कि हम अपनी ख़ामियाँ तलाश करते हैं। लेकिन एक कौम इस तरह उठती है कि वो सब कुछ बदल देती है। आपके बारे में जो मुंजमद ख़यालात हैं, जो मुंजमद तसव्वुरात हैं, आपकी कौम ने उसको बदल दिया है। ये बड़े पोटेंशियल वाली कौम है। इसको सिर्फ़ मैं कहता हूँ कि इसको सिर्फ़ अल्लामा इकबाल ने समझा था। इस बहादुर और इस जुर्रतमंद कौम को सिर्फ़ उसने समझा था कि अगर इसको आज़ादी मिले, अगर इसको थोड़ी-सी क़यादत मिले, इसको आज़ाद फ़ज़ाओं में साँस लेने का मौका मिले, तो हार्ट ऑफ़ एशिया ये कौम बन सकती है। ये एशिया का नगीना है। इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो कौम अपने बारे में एक तारीख़ की पूरी फ़िलॉसफ़ी को तब्दील कर दे, अपने मुहावरों को तब्दील कर दे, कहानियों को तब्दील कर दे, दास्तानों को तब्दील कर दे, तरानों को तब्दील कर दे, उस कौम के पोटेंशियल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वो आज भी देखें अगर आपके 10 लाख की फ़ौज और उस पे नीम फ़ौजी दस्ते, उस पे एजेंसियाँ हैं और कितनी बड़ी तह दर तह एक सिस्टम है वहाँ, उसके मुकाबले में थोड़ी-सी आज़ादी उसको आज दे दें। आज के दिन आप देखें, मैं अभी पढ़ रहा था गूगल कर रहा था मैं चीज़ें, तो आज के दिन उन्होंने इस हालत में कि जब उनकी गर्दन पर पाँव रखा है आपने 5 अगस्त के बाद एक बदतरीन लॉकडाउन का और खौफ दहशत की एक चादर तान के रखी है। आज भी आपको खौफ सता रहा है कि आज वो अपने शहीदों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए सड़कों और गलियों का रुख करेंगे। आपने कर्फ्यू नाफ़िज़ कर दिया है, आपने फ़ौज लगा दी है, फ़ौज की नफ़री गली-गली तैनात कर रखी है। उठाएँ आप इंटरनेट चेक करें और आज की रिपोर्ट्स में ये है कि उन्होंने बड़ी सख्त हिफाज़ती इक़दामात किए हैं। तो इस कौम से खौफ खाता है दुश्मन। ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका पोशीदा जो है, इसकी ताकत और तवानाई और तगोताज़ है और इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम समझ जाएँ,
तो दुनिया की कोई ताकत कश्मीर के लोगों को शिकस्त नहीं दे सकती, उनके जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकती। तो ये आज जो एक मंजर बन रहा है, जो दुनिया का मंजर बन रहा है, आप देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने बड़े खुले अंदाज से वो मगरब की मुनाफिकत का पर्दाचाक कर रहे हैं कि जो एक ये सिस्टम है, आलमी सिस्टम, ये किस बुनियाद पर बेस करता है। आप देखते हैं कि जगमोहन मर गया, लेकिन अगर मिलासेविच को आलमी अदालत इंसाफ में पेश होना पड़ता है, तो इसको भी कोई जवाबदेही होनी चाहिए। इसने भी कश्मीरियों की नस्लकुशी की है, इसने कश्मीरियों के साथ जो जुल्म ढाए हैं, वो बदतरीन मजालिम हैं तारीख के औराक पे और तारीख के सीने में दफन वो ऐसे वाकयात हैं कि इस शख्स को बजाय किसी अस्पताल के कोरोना से किसी शमशान घाट के बजाय इसको तो किसी जेल में मरना चाहिए था, दुनिया की किसी आलमी अदालत के फैसले के नतीजे में। इसने इतना कत्लेआम किया है, लेकिन ये आलमी निज़ाम है, मजबूरियों पे है, मसलहतों पे है, मुनाफ़िकत पे कायम निज़ाम है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुनाफ़िकत की ये जो जमूद है, जिसमें तिजारत को खुदा बना लिया गया है, जिसमें मज़हब की बुनियाद पर इंसानियत में एक तफरीक की जाती है कि इस मज़हब का मानने वाला ये है, तो इसके हकूक़ बनते हैं, इसको हक मिलना चाहिए, इसको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, इसके यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। अगर ये इस मज़हब का है, तो वहाँ वो ज़ालिम के हक़ दिफ़ा का फ़ॉर्मूला लेकर वो फ़िलॉसफ़ी लेकर आते हैं सामने। तो लेकिन ये मुनाफ़िक़त का इल्ज़ाम है, ये नहीं चल सकता। हमें ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फ़लस्तीन का जो हालिया वाक़या है इसने हमें एक नई उम्मीद दिला दी है कि ये जो ज़ुल्म पर मबनी एक निज़ाम है, मुनाफ़िक़त पर मबनी आलमी निज़ाम है, इसकी जो चादर तनी हुई है एक अरसे से कि जिसमें आप मफ़ादात के लिए इंसानी हकूक़ की भी बात करते हैं, तशरीह करते हैं, दहशतगर्दी की भी तशरीह करते हैं और आज़ादी की तहरीकों की भी तशरीह करते हैं मफ़ादात के नाम पर। तो ये निज़ाम जो है ऐसा लगता है कि ये अपनी तबी उम्र पूरी कर चुका है और एक नए निज़ाम की बुनियाद पड़ रही है। फ़लस्तीन ने ये बताया कि जिस जुर्रत के साथ ये अंदाज़ा हुआ कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो इसराइल के साथ खड़ी हैं और दिलचस्पी की बात ये है कि 25 ही मुल्क ऐसे मिले जिनकी झंडे नेतन्याहू ने ट्वीट किए। तो लेकिन ये समझते हैं हम कि ये रोशनी की एक किरण है कि एक बहुत बड़ी जो आबादी है, जो बहुत बाअसर ममालिक हैं, वो ये समझते हैं कि इसराइल ज़ालिम है और ज़ालिम की जो थ्योरी है जो गज़ा में लागू होती है, वही श्रीनगर में भी लागू होगी जब ये मंज़र बदलेगा और जब हक़ व इंसाफ़ की बुनियाद पर फ़ैसले होने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा क्योंकि ये कोहनज़दा निज़ाम और ये ज़ुल्म का निज़ाम और नाइंसाफ़ी का निज़ाम जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी भी हम पुरुम्मीद हैं कि शायद इसकी जो चादर है, उसमें कोई छेद हो जाए और कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, तो ये निज़ाम अपनी मौत आप मर जाएगा और एक नई सुबह दस्तक देगी और जो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए यकीनन एक क्योंकि ये कुर्बानियाँ देने वाली कौम है और इसने एक तवील अरसे से कुर्बानियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, विरसा छोड़ा है कब्रिस्तानों का, दास्तानों का, तो ये कौम अल्लाह ताला इसको मायूस नहीं करेगा। आप देखें कि इसराइल ने हर हरबा इस्तेमाल किया, जहाँ से उनकी कहानी ख़त्म हुई 72-75 साल के ज़ोर लगाने के बाद, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब यही बचा है कि जो बचे-खचे फ़लस्तीनी हैं, उनको उठा के किसी समंदर में, करीबी समंदर में डाल दिया जाए। अब और इसके अलावा इसराइल के पास कोई तरीका नहीं है कि वो इस अज़ाब से जो उसको अज़ाब जहाँ का नहीं लाहक है, उससे छुटकारा हासिल करे। लेकिन तब भी आज देखें आप कि वो आजिज़ है, वो इस तहरीक से जान नहीं छुड़ा सकता, वो हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकता और उसे बिलाखिर एक माहिदा करना पड़ता है, जिन्हें वो दहशतगर्द कहता है, उनसे। तो ये वो बात है कि जहाँ से भारत अब शुरू करना चाहता है, इसराइल की कहानी जहाँ से खत्म हुई, भारत 5 अगस्त के फैसलों के बाद कहानी वहाँ से शुरू करना चाहता है। लेकिन ये जो भूत चिमट गया है भारत को ये इंसानों के खून के नतीजे में जो वजूद में आया है, ये जो खौफ बनकर भारत के एसाब पे तारी है, जो आज भी हमें कश्मीर की गलियों में नजर आता है कि पहले ही दबे हुए और महसूर लोगों को आपने मजीद दबा के रखा कि वो बाहर ना आए, नारा ना लगाएं, पत्थर ना फेंके, अपने जज्बात का इजहार ना करें। तो ये निज़ाम भी अपनी मौत आप मर जाएगा इंशाअल्लाह।